हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका 5वां क्वेश्चन अच्छे से सीखेंगे। और इसका जो आंसर है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम कैसे याद करेंगे और इनके पीछे क्या क्या रीज़न है, हर चीज़ अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी हम इसे हाइड कर देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें एक बार, फिर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा ईजी लगेगा। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं जैसे कि आपको पता है। तो यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो जब चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, आप जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स आप खुद से बना सकते हैं साथ साथ में, और मेरे साथ कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सहसंयोजी ठोस को। तो बेसिकली पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन उसमें यदि हम बात करें ठोस की तो ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जिनके बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं। अब हम बात करें यदि क्रिस्टलीय ठोस की तो ये 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। जिनमें से हमने आणविक ठोस और आयनिक ठोस दोनों को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है सहसंयोजी ठोस यानी कि कोवैलेंट सॉलिड जो होता है। तो ये किस प्रकार का ठोस है। देखो, सहसंयोजी ठोस का सबसे पहले एक एग्जाम्पल रखते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरा। तो डायमंड जो है ये सहसंयोजी ठोस का जो है उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है कि जो हीरा का स्ट्रक्चर है, यदि हम इसके अंदर चले जाएं तो इसमें भी अवयवी कण होंगे। कोई भी क्रिस्टल हो, ये एक प्रकार का क्रिस्टल है, तो कोई भी क्रिस्टल हो इसके अंदर छोटे छोटे अवयवी कण होंगे। ये देखो, तो इसमें जो अवयवी कण हैं ये 3 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अवयवी कण कितने प्रकार से हो सकते हैं? 3 प्रकार से। या तो वो हो सकते हैं अणु, या तो वो हो सकते हैं परमाणु, और या फिर वो हो सकते हैं आयन। तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि अगर अवयवी कण अणु के रूप में है तो वो आणविक ठोस होगा। अगर यहाँ पे जो अवयवी कण हैं ये आयन के रूप में है तो आयनिक ठोस होगा। लेकिन हीरा में अगर हम बात करें तो इसके जो अवयवी कण हैं छोटे छोटे, ये कार्बन से मिलकर बना होता है। अब कार्बन से कैसे मिलकर बना होता है, ये यहाँ पे देखो, जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं और ये पूरा जो है ठोस यहाँ पे बन जाता है। मतलब ये है कि इसमें कार्बन क्या है, बताओ, अणु है कि परमाणु है कि आयन है? तो आप कहोगे ये तो परमाणु है, क्योंकि अगर ये आयन होता तो इस पर प्लस माइनस होता, तो इस पर प्लस माइनस नहीं है। अगर ये अणु होता तो ये इसमें और भी परमाणु होते शामिल, जैसे H2O 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 हमने पढ़ा हुआ है ना, H2O H2O H2O। तो ये क्या है, ये अवयवी कण है, और अवयवी कण में क्या है, बहुत सारे परमाणु हैं, तो ये अणु बन गया। ये क्या बन गया, अणु। तो ये इसमें क्या बहुत सारे परमाणु? आंसर नहीं, एक ही कार्बन है, तो ये परमाणु है, केवल एक। परमाणु को परमाणु बोलेंगे, लेकिन 2 या 2 से अधिक परमाणु है तो उसे अणु बोलने लगते हैं। इतना तो समझ में आया। तो सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। बस इतना याद रखो, इसमें जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं, अवयवी कण। ये समझो कि जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं परमाणु। तो सहसंयोजी ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें उनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु। हीरा इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसको हम थोड़ा क्रिस्टल के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। ये देखो, हम क्रिस्टल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे कोई एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में ये छोटे छोटे जो आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट, ये क्या है, ये अवयवी कण है। ये अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे कण जो सहसंयोजी ठोस हम पढ़ रहे हैं, ये जो सहसंयोजी ठोस है, तो इसमें जो छोटे छोटे कण हैं, ये अवयवी कण, ये क्या होंगे, ये परमाणु होंगे। तो यहाँ पे एक परमाणु, फिर उसके बाद दूसरा परमाणु, फिर तीसरा परमाणु, ऐसे परमाणु एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो हीरा की संरचना में कार्बन कार्बन की संरचना होती है। ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन की यहाँ पे संरचना होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम आराम से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ।
ऐसे क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस क्यों बोला है? क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार कौन सा है? सहसंयोजी। तो आपको यहाँ पे सहसंयोजी की जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिख देना? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस ही है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आप लिख दो या फिर अवयवी कण लिख दो, एक ही बात है। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो ये सहसंयोजी ठोस है। अब यदि हम बात करें आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस में देखो संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं? अणु होते हैं। और अगर हम बात करें आयनिक ठोस की, तो संरचनात्मक इकाई क्या होती है? आयन होते हैं। तो आयन यदि अवयवी कण हैं तो वो आयनिक ठोस होगा। इतनी सिंपल डेफिनेशन है। अगर संरचनात्मक इकाई अणु है तो वो आणविक ठोस होगा, और यदि संरचनात्मक इकाई परमाणु है तो वो क्या होगा? सहसंयोजी ठोस। तो ऐसे आप बिल्कुल एक छोटी सी टेबल बना सकते हो कि अणु मतलब आणविक ठोस, आयन मतलब आयनिक ठोस, और परमाणु मतलब सहसंयोजी ठोस। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी लिए हैं, एक तो डायमंड यानी हीरा हो गया, ये सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। एक ग्रेफाइट हो गया, ये सहसंयोजी। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में भी क्या होता है? कार्बन 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 एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कार्बन कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट में होता है। और हीरा में भी कार्बन कार्बन, तो ये परमाणु से ही मिलकर बने हुए हैं। सिलिका में क्या होता है? सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसे एक परमाणु परमाणु आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अवयवी कण क्या है? तीनों में परमाणु हैं। अब हम बात करेंगे इनकी लक्षण की, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सहसंयोजी ठोस का जो पहला लक्षण होगा वो तो आप यही लिख सकते हो कि ऐसे ठोस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या लिख सकते हो? ऐसे ठोस परमाणुओं से, क्योंकि इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। तो आप लिख सकते हो कि ऐसे ठोस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सेकंड नंबर पर आप क्या लिख सकते हो? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था हीरा का। हीरा एक सहसंयोजी ठोस है। तो हीरा के बारे में आप क्या बता सकते हो? तो आप बताओगे कि सर ये कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। तो आप लिख सकते हो इसी के रेफरेंस में कि सहसंयोजी ठोस कठोर होते हैं और साथ में भंगुर भी होते हैं। मतलब अगर आप इनको बार करोगे तो ये फूट बिखर जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि चादर बन जाए। जैसे लोहे को पीटते हैं ना तो वो चादर बन जाती है, ये ठोस नहीं बनेंगे। क्योंकि ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट कहाँ होगा? पेंसिल, आपने देखी होगी पेंसिल के अंदर जो एक पतली जो निप होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है, कोयले जैसी, तो वो ग्रेफाइट है। अंदर एक कोयले जैसी राड होती है, जैसे रिफिल होती है ना, इसमें ये रिफिल होती है ना, ये वैसे ही उसमें एक रॉड होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो अगर उस पर आप हथौड़ा मारोगे तो क्या वो चादर जैसी फैलेगी या फिर टूट जाएगी, पाउडर बन जाएगी? तो आप कहोगे पाउडर बन जाएगी। तो ऐसे ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। मतलब पाउडर बनना मतलब भंगुर होना। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से कि ऐसे ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी? अब चूंकि इनके बीच में सहसंयोजी ठोस है तो इनके बीच में जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध बनता है। सहसंयोजी बंध आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो उसमें साझेदारी से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण उनमें सहसंयोजी बंध बन जाता है। तो इन ठोसों में सहसंयोजी बंध बनता है जो कि मजबूत बंध होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये कार्बन, जैसे मान लो यहाँ पे समझो, जैसे कार्बन के अणु हैं तो ये कार्बन कार्बन के जुड़ते जाएंगे, एक बड़ा सा जाल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बड़ा सा जाल, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क। इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हो जाता है। ये परमाणु परमाणु आपस में जुड़ते जाते हैं और एक अपने आप में एक बड़ा जाल बना लेते हैं। तो जब ये बड़ा जाल बना लेते हैं तो इन्हें हम कहते हैं, इन्हें नेटवर्क ठोस भी हम बोल सकते हैं। सहसंयोजी ठोस का दूसरा नाम क्या है? आप यहाँ नोट्स में लिख सकते हो। सहसंयोजी ठोस का दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। क्या कह सकते हैं इन्हें हम? नेटवर्क ठोस। तो नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सहसंयोजी बंध होता है और इसके कारण ये आपस में परमाणु एक के बाद एक कनेक्ट होते जाते हैं और एक बड़ा जाल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक के बाद एक कनेक्ट होते जाते हैं तो एक बड़ा सा जाल बना लेते हैं, और इसी को कारण इसे बोलते हैं नेटवर्क हो गया, इनका बहुत बड़ा जाल हो गया। तो ये जितने बड़ा जाल बनाएंगे तो उतने ही ज़्यादा ये बंद हो जाएंगे। तो इन बंध को तोड़ने के लिए और अधिक एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी लगेगी मतलब गलनांक क्वथनांक भी इनके कैसे हो जाएंगे? उच्च हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेटवर्क के कारण यानी बड़े जाल के कारण इनका गलनांक क्वथनांक उच्च हो जाता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा नेटवर्क के कारण इनके गलनांक क्वथनांक कैसे हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं, हाई। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बंध है। ये देखो आप, बहुत ज़्यादा बंध है, तो हर बंध को तोड़ने के लिए और अधिक एनर्जी लगेगी। एनर्जी बढ़ेगी मतलब क्या होगा, हमें और ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी। तो जैसे मान लो ये 10 डिग्री पर नहीं पिघलता, इसको चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस। फिर अब जैसे आप हीरा को लगा लो, हीरा को पिघलाने के लिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर लगी, तो बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इसको गर्म करते जाएंगे, कितना अधिक गर्म करेंगे, कितना अधिक, 2000 डिग्री सेल्सियस, 2050 डिग्री सेल्सियस गर्म करते जाओ, फिर उसके बाद कहीं जाके पिघलेगा। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इसका रीजन क्या है, ढेर सारे बंध बने हुए, एकदम जाल बना हुआ है, बड़ा सा जाल बना हुआ है। तो इस जाल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी। और जब इनको पिघलाने में अधिक ऊर्जा लगेगी तो वाष्प में बदलने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। मतलब अगर हम ठोस को पिघलाते हैं तो वो पहले क्या आता है, द्रव अवस्था में, यानी पानी बनता है। जैसे बर्फ़ को पिघला दिया, बर्फ़ को पिघलाओगे, बर्फ़ को अगर हम हवा में रखेंगे तो उसको टेम्परेचर मिलेगा आसपास का वातावरण का, तो पहले ही वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब वो पानी आप देखोगे, अगर उसको आप गैस पर रख दो, पानी को आप गैस पर रख दो, तो फिर वो पानी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे भाप बनने लगेगा, क्योंकि उसको गैस पर बर्नर की सहायता से और ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, जिससे वो क्या बन रहा है, भाप बन रहा है। अब वैसे ही अगर हीरे को पिघलाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा लगती है, क्योंकि इतने सारे बंध हैं नेटवर्क के कारण, तो इनके गलनांक यानी इसको गलाने के लिए हमें ऊर्जा लगती है, तो वाष्प में बदलने के लिए और अधिक ऊर्जा लगेगी ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसकी वाष्पशील ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो वाष्पन ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। तो ये पॉइंट भी हम आसानी से याद कर सकते हैं कि अच्छा, इसमें बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो अब इनमें क्या है, इनको सबको जैसे हमने द्रव में बदलना चाहा था, ज़्यादा ऊर्जा लगी, तो अब हम इसको वाष्प में बदलेंगे तो और ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, तो वाष्पन ऊष्मा भी कैसी होती है, अधिक। तो सीधी सी बात याद रखो कि जिनके गलनांक क्वथनांक उच्च हैं उसकी वाष्पन ऊष्मा भी कैसी होगी, उच्च ही होगी, अधिक ही होगी। तो ये 4 हमने लक्षण इसके देखे। अब जो 5वां लक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो विद्युत, इनमें से करंट प्रवाहित नहीं होती है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता है। लेकिन आप कहोगे सर इसमें आपने एग्जाम्पल तो लिया है ग्रेफाइट। देखो ये दिमाग की बात है, कुछ बच्चे ही ये पूछ सकते हैं जिनमें दिमाग होगा कि सर आपने जो है ग्रेफाइट एग्जाम्पल लिया है सहसंयोजी ठोस, लेकिन ग्रेफाइट तो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, सुचालक होता है। तो हाँ, यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो अपवाद रहेगा। ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है। बाकी जितने भी इस दुनिया में सहसंयोजी ठोस है उनमें किसी में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। हीरा में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती है, ठीक है। सिलिका में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती। ग्रेफाइट, लेकिन हाँ यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिखना कि सहसंयोजी ठोस विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और कोष्टक में लिख देना ग्रेफाइट अपवाद। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट कैसा है, अपवाद है। अब इनकी लक्षण एक बार हम अपनी नोटबुक में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको याद हो गए होंगे, ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये कार्बन 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 से, देखा हीरा की संरचना कार्बन कार्बन से मिलकर बनी हुई है, मतलब ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये अति कठोर है, बिल्कुल हीरा कठोर होता है और भंगुर होता है, मतलब ज़्यादा पीट दो तो वो कैसा पाउडर बनने लगता है, मतलब बिखरने लगता है। जैसे आपने ईंटा देखा होगा, ईंटा पर यदि आप हथौड़ा मारोगे तो वो चादर बनेगी कि वो पूरा फूटेगा, तो पूरा बिखरेगा। तो आप कहोगे वो तो बिखरेगा, तो अगर ईंटा पर हम हथौड़ा मारते हैं तो वो बिखरने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम भंगुरता कहते हैं। और अगर हम लोहे पर हथौड़ा मारेंगे तो वो बिखरेगा नहीं, जबकि वो चादर बनने लगेगा, ऐसा फैलने लगेगा, तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। अब देखो, नेटवर्क के कारण इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि अच्छा, बड़ा सा जाल होता है तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं जिनको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, तो इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ये उच्च वाष्पन ऊष्मा, जिनके गलनांक क्वथनांक उच्च है, मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, जिनके गलनांक क्वथनांक उच्च हैं उनकी वाष्पन ऊष्मा भी कैसी होगी, अधिक होगी। मतलब ये अवाष्पशील ही होते हैं, मतलब वाष्प में नहीं बदलते हैं। ये ऊष्मा व विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक। यहाँ पे आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करिए कि जो अपवाद है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अपवाद कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में करंट बहता है, तो आप यहाँ पे लिख लेना, यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस चीज़ से हमने यहाँ पे सहसंयोजी ठोस को हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो उम्मीद है कि आपको सहसंयोजी ठोस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नोट्स सीरीज को पढ़ रहे हैं अच्छे से, और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं तो मैं आपको पूरा टूर करा दूंगा, पूरा जो चैप्टर 1 है किस तरीके से हमने लिखा है एक आध वीडियो में, तो वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा और आप पूरा दिमाग के साथ में पढ़ोगे, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे और फटाफट से 12th की केमिस्ट्री निपटा दोगे। पहले इतनी निपटाओ, फिर उसके बाद यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो डिटेल में पढ़ो, लेकिन अगर इतना भी नहीं बनता है तो डिटेल में पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, और वैसे भी हम लोग हर टॉपिक अच्छे से कवर ही कर रहे हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो छोड़ रहे हैं, और आपको डिटेल से ही बता रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं धात्विक ठोस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।